नमस्कार, मैं डॉक्टर माया दुबे आज पुनः बचपन एक्सप्रेस के पेज पर लाइव हूँ। सर्वप्रथम मैं बचपन एक्सप्रेस की मैनेजिंग डायरेक्टर मीना पांडे जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जो निरंतर कुछ न कुछ इस पर क्रिएटिविटी करती जा रही हैं लोकहित में, जो कि पत्रकारिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज यूजीसी नेट और जेआरएफ के तारतम्य में, जैसा कि पूर्व से प्रति शुक्रवार इस पेज पर नेट जेआरएफ के छात्रों के लिए कुछ न कुछ नए शीर्षक, नए विषय पर कैसे तैयारी करें, उनके लिए प्रयास किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रिय छात्रों, आप निसंदेह घर बैठे अच्छी तैयारी कर रहे हैं। आपका अध्यापन कार्य बहुत ही सुचारू चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप प्रत्येक पल का अपना उपयोग कर रहे हैं और हर विधाओं में व्यवस्थित ढंग से अपनी तैयारी कर रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लोग ऐसे ही निरंतर अपना कार्य करते रहें। और आज आज जिस पर चर्चा करेंगे वह बहुत ही प्रमुख विधा है, जिसे हम कहानी कहते हैं। अभी हमने हिंदी साहित्य परंपरा में पिछली बार काव्य पर, नई कविता पर चर्चा की थी। इस बार और इससे पूर्व में नाटक पर चर्चा हो चुकी है। आज का चर्चा का विषय रहेगा हिंदी साहित्य परंपरा में कहानी का उद्भव और विकास। आज किन रूपों में कहानियाँ हैं, छात्र को कैसे कहानी विधा को समझना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो आज हम बहुत ही प्रमुख विधा कहानी और लघु कथा, जैसा कि आजकल आप रोज ही सुन रहे हैं, लघु कथा, जैसे कि उसके नाम से लघु है, तो कहीं कहीं लगता है कहीं ये कहानी का ही लघु रूप तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, यह एक अपने नए स्वतंत्र विधा के रूप में, पहले जो फिलिंग द ब्लैंक्स और खाली कालम की पूर्ति के लिए लघु कथाएं लिखी जाती थी, आज एक स्वतंत्र विधा के रूप में आकार ले रही है। और लघु कथा पर स्वतंत्र रूप से शोध कार्य हो रहे हैं। हमारे छात्र बहुत से उस पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो आज हम इन्हीं दोनों विधाओं को, कि कहानी और लघु कथा दोनों में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, इनकी तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। मीना पांडे जी आ गए हैं, बहुत बहुत नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। अनुभूति मिश्रा हैं, दिग्विजय जी हैं, आप लोगों को का बहुत ही स्वागत है आज के इस व्याख्यान में। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अगर कुछ फ़ायदा मिल गया तो निसंदेह मेरा ज्ञान कुछ सार्थक होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं कहानी विधा की ओर। जैसा कि हम जानते हैं, कहानी या कथा का संबंध शायद मानव जीवन की उन प्रमुख वृत्तियों से है जब वह संसार में आया, और उसकी कहने और सुनने की सामान्य उत्कंठा और वृत्ति, यहीं से कहानियों का जन्म हुआ। किस्से और कहानियाँ किस तरह से हमको जोड़े रखते हैं, उसका बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण हमारा भारतीय समाज है। कि जिस समाज में जितने भी व्रत हैं, कथाएं हैं, छठ का, अभी देखिए सावन का महीना आ गया, सावन भादो, इनमें जितने व्रत होते हैं, चौथ व्रत है, छठ व्रत है, अभी हरतालिका व्रत है, जितने व्रत हैं उन व्रतों के पीछे छोटी छोटी कथाएं हैं। हर चीज़ की कथा है।
हमारी संस्कृति में सत्यनारायण की भी कथा है। हर व्रत त्योहार के पीछे एक न कोई कारण बताने वाला छोटी सी कथा छुपी हुई है कि क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये जो कथन है, यह जो कथा है, इसको जब हम देखते हैं तो निसंदेह हम वहीं से देखेंगे, यहाँ से हम अपने हर चीज का उद्गम ढूंढते हैं, चाहे वो काव्य का हो, इतिहास का हो, संस्कृति का हो, मानव जीवन के मूल्यों का हो, काव्य कलाओं का है। हम कहाँ जाते हैं? हम ऋग्वेद में, जो हमारा प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, वहीं जाते हैं और वहीं से हम कथाओं का उद्गम भी देखते हैं। कथा में संवाद, बातचीत, संवाद शैली, कहने का ढंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शुरुआती दौर में कथाएं जो होती थी वह इसी तरह से आगे बढ़ती थी, एक कहने वाला, एक सुनने वाला। एक दूसरा जब तक हूँ हाँ न करे तब तक कथा का आनंद नहीं है। तो कथाओं का उद्गम हमको तमाम संवाद सूक्तों में, जैसे शर्मा पणी का संवाद है। शर्मा देवदूती है, पणी के पास जाती है जब वो गौओं को छुड़ाने के लिए, तो किस तरह की बातें होती हैं, वहीं से हमें कहानियों का में एक सूत्र मिलता है। उसी तरह से हमारे यम यमी संवाद है, पुरूरवा उर्वशी संवाद है, कई ऐसे संवाद हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, हमारे पुराण हैं, हमारे तमाम जो ग्रंथ और चीज़ें हैं उनमें हमें कथाओं का उद्गम मिल जाता है। इन कहानियों में किस तरह से जीवन से संबंधित वह तमाम मूलभूत जीवन मूल्य छुपे हुए हैं। तो कहानी सिर्फ कहने और सुनने के लिए नहीं है। कहानी का क्या उद्देश्य है? हम बीती हुई बातों को, अपने इतिहास को जब मानव एक कथा के रूप में उसको सुनाता है तो उससे निसंदेह एक कहीं न कहीं उद्देश्य छुपा हुआ है, और वह उद्देश्य है हमारे लिए एक बोधगम्यता, हमें एक समझने की शक्ति देना। नमस्कार भाई साहब, इंदिरा जी हैं, सबका बहुत बहुत नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य में कहानी के महत्वों पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ? पुराणों में। हमारे 18 पुराणों में कथाओं का भंडार पड़ा हुआ है, आरण्यक ग्रंथों में, पुराणों में। उसके बाद हमारे जितने संस्कृत के ग्रंथ हैं, बृहत कथा मंजरी है, हमारा बैताल 25 है, सिंहासन 32 है, तमाम कथाएं हैं। इधर जातक कथाएं हैं। तो पाली, प्राकृत, लोक में और संस्कृत में हर जगह कथाओं का एक भंडार ही है। और इसीलिए जो छोटी छोटी कथाएं होती थी, उन कथाओं के लिए अलग से ही इतने बड़े पुराणों की संरचना हुई। ये पौराणिक संदर्भ, पौराणिक कथाएं भी हमें सीख देती हैं। तो कहानियों का जब हम उद्गम देखते हैं तो कहानी हम ये देखते हैं कि मानव जीवन के साथ कहानियाँ गुथी हुई हैं। एक मनुष्य का जीवन ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल। 100 साल के बाद जो नई पीढ़ी आई, तो जो हमारे पूर्वज रहे, जो समाज में अच्छे हुए, उन सबको हमने कहानियों के रूप में संरक्षित किया। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम कहते हैं कहानियों में ऐतिहासिकता, तो ये पुराण ये ऐतिहासिक ही हैं, जिनमें हमारा पूरा प्राचीन इतिहास भी छुपा हुआ है, जिनमें हमारा प्राचीन कथा का पूरा भंडार छिपा हुआ है। शिवी, दधीची, कर्ण, हरिश्चंद्र, राम, कृष्ण, तमाम उपमन्यु, ध्रुव, नचिकेता, तमाम ऐसी कथाएं हैं जो बोधपरक हैं।
और जहाँ तक हम पौराणिक आख्यानों और कहानियों की बात करते हैं तो शायद वहाँ भी हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, जिसमें ये कहा गया है कि जो शुभ है, जो कल्याणकारी है, जो सर्वजन हिताय है, हम उन्हीं की चर्चा करते हैं। इसीलिए हमारी कथाओं में हमेशा शुभता है, हमारी कथाओं का अंत हमेशा सुखात्मक है। एक था राजा, एक थी रानी, और कितना भी बीच में परेशानियां आए, जीवन के उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसके बाद अंत में अंत भला तो सब भला। और इस तरह भारतीय कहानियों का अंत हमेशा सुखात्मक ही रहा। ये हमारी भारतीय परंपरा की एक बहुत बड़ी सोच रही, जिसमें हमने सुखात्मकता को, कल्याण को, शुभता को और अच्छी बातों को ही महत्व दिया है। हमने ये दिखाया राजा हरिश्चंद्र और तारामती, कर्तव्य परायणता है। जब राजा हरिश्चंद्र उस घाट पर काम करते हैं और वहाँ पर जब उनकी पत्नी भी जाती है तो कर के रूप में वह कहते हैं, मैं एक सेवक हूँ और चाहे कोई भी हो मुझे कर चाहिए। और ये तो एक कथा में था कि उनके सत्यवादिता का परीक्षण हो रहा था। लेकिन भारतीय संस्कृति में, कथाओं में ये आत्मबोध, ये एक सीख जरूर मिलती है। जहाँ तक हम हिंदी कहानियों की बात करें, हिंदी साहित्य की बात करें, तो प्रिय छात्रों, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी पृष्ठभूमि में हमारी पुरातनता होती है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि हमारे यहाँ दादी नानी की कहानियाँ बहुत ही प्रसिद्ध थी। वो कहानियों में राजा होते थे, रानी होते थे, छोटी छोटी सीख होती थी, उन कहानियों में उपदेश होते थे, उन कहानियों में लोक जीवन होता था, उन कहानियों में हमारा पूरा सोच और संसार मिला रहता था। और बच्चे जो नानी दादी की कहानियाँ सुनते थे, जीवन पर्यंत उनको याद रहता था, जिसमें दैत्य भी होता था, राजा भी होता था, राक्षस भी था, राजकुमारी भी थी और तमाम चीज़ें थी, जिसको कि एक बाल मन बड़े ही मन से सुनता था। और उसमें एक सीख मिलती थी कि बुरे का फल हमेशा बुरा होता है और अच्छा जो होता है तो सच्चाई की ही जीत होती है। हम उदाहरण के लिए एक लोक कथा बताना चाहेंगे हिंदी कथा साहित्य पर प्रकाश डालने से पहले, कि लोक में किस तरह से जो हमारे सिस्टम है, जब सिस्टम में जब कोई भी पब्लिक या व्यक्ति जाता है, अगर कहीं पर जाता है और कहीं दफ्तर में या कहीं छोटे जगह अपना काम कहने वो नहीं सुनता, तो हमारी संस्कृति में क्या फिर वो जाता है अधिकारी के यहाँ जाता है, अधिकारी नहीं सुनता, मंत्री के यहाँ जाता है, और अगर वहाँ पर को हो गया तो काम हो गया, वरना किस तरह फटफटाता है। तो बहुत पुरानी बात है, जब हम लोग छोटे थे तो हमारी नानी एक कहानी सुनाती थी, जिसमें एक तोता था और तोती थी। कहीं से वो एक चना ले आए और चने को उन्होंने चक्री में डाल दिया, चक्री जिसमें दाल डालते हैं, और चूंकि एक चना था, दो दाल थी, तो वो फंस गया। अब उनको लगा कि अब क्या करें, बेचारे परेशान हैं। लेकिन जो इसके पीछे जो कहानी का ढंग है, कथ्य है, शैली है, कितनी रोचक और उपदेशप्रद है कि वो बढ़ई के यहाँ जाता है तोता और कहता है, बढ़ई बढ़ई तू खूंटा चीर, खूंटवे में दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले परदेश जाऊं। तो बढ़ई मना कर देता है, कहता है तुम्हारे एक चने के लिए, एक दाल के लिए हम चलें खूंटा चीरने। तो उसके बाद वो सब के यहाँ जाता है, राजा के यहाँ जाता है, रानी के यहाँ जाता है, अंत में कहाँ जाता है, एक सर्प के पास। तो वो कहता है कि उसके सिस्टम में कोई नहीं सुनता, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वह चने की दाल। तो सर्प से वो कहता है कि सर्प सर्प तू रानी डस, रानी न राजा डांटे, राजा न बढ़ई डांटे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटवे में दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले परदेश जाऊं। उसने अपना पूरा दुखड़ा रो दिया
किसी ने नहीं सुना, लेकिन उस सर्प ने उसकी व्यथा समझी, वो तैयार हो गया, चलो चलो हम तो तुम्हारे साथ हैं। जैसे रानी ने देखा, रानी डर गई, कहीं अरे अरे मुझे मत काटो, मैं राजा से कहती हूँ। राजा के पास गई, राजा ने तुरंत बढ़ई को डांटा, बढ़ई ने खूंटा चीरा और वो चने की दाल लेकर दोनों चले गए। तो दोनों गए, काम खत्म। छोटी सी कथा थी, लेकिन इस कथा में कितना बड़ा संदेश है, कितना बड़ा एक सामाजिक में रहने वाले जिसके लिए छोटी सी चीज बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हर व्यक्ति नकार देता है तो वह किस तरह से व्यथित होता है और उसकी इतनी छोटी सी बात के लिए कितना कहाँ से कहाँ चक्कर लगाना पड़ता है। तो ये तो हुई कथा की एक छोटा सा, इस तरह बहुत सारे हैं। सिंहासन बत्तीसी की कथाएं हैं, बैताल पचीसी की कथाएं हैं। आप लोगों ने में से बहुत लोगों ने बचपन से ये कथाएं सुनी होंगी। विक्रम बैताल की कथाएं सुनी होंगी, जातक की कथाएं सुनी होंगी। तो कथाओं का एक अद्भुत और बड़ा संसार है, और ये कहानियां कैसे विकास के क्रम में बढ़ते बढ़ते आज समकालीन कहानियों का इतना लंबा चौड़ा दौर आया हुआ है। तो इस दौर में कैसे बढ़ी, इसको ही हम देखेंगे। और इन कहानियों में लोक कथाओं, किंवदंतियों और तमाम जो समाज में प्रचलित बातें हैं उनका कितना प्रभाव रहा है, इसको भी हम समझेंगे। मीना गोंडे जी हैं, आपका भी अभिनंदन है। कविता द्विवेदी जी भी हैं, सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। तो आज चर्चा जो चल रही है कथा पर, इससे आपको आपके आँखों के सामने कथा का एक बहुत बड़ा पृष्ठभूमि आ गया होगा कि कथा किस तरह मानव जीवन में हर कदम पर शामिल है। तो ये अरबी फारसी की, हम जानते हैं कि हमारा 1000 साल तमाम संस्कृतियों के मेल मिलाप उसमें आक्रांत रहा है, और मनुष्य जो है सीखता है। एक संस्कृतियां दूसरी संस्कृतियों पर हावी होती हैं, तो हमारे साहित्य पर अरबी, फारसी, अंग्रेजी तमाम कथा साहित्य का भी बहुत प्रभाव पड़ा है। विशेषकर बंगला कहानियों पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। पाश्चात्य कहानियों से यह बहुत प्रभावित रहे हैं। और हिंदी कहानी का जो समुचित विकास है वह 19वीं शताब्दी से शुरू होता है, और 19वीं शताब्दी में भारतेंदु कालीन जैसे एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न और कहानी को सबसे पहले समझे। लेकिन इस पर कई विवाद है। हिंदी की प्रथम कहानी के रूप में रानी केतकी की कहानी, इंदुमती, गुलबहार, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडिताइन तथा दुलाई वाली, ये कहानियाँ गिनी गिनाई जाती हैं। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, और वह अलग अलग ढंग से कहानियों का विवेचन करते हैं। इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी कहानी सर्वप्रथम कहानी है, जो एक लंबी है। इसको हम लघु उपन्यास की श्रेणी में भी रख सकते हैं, क्योंकि 18वीं शताब्दी का जो रचना काल था उस पर थोड़ा सा फारसी अरबी साहित्य, तिलास्म, थोड़ी सी जादूगरी, थोड़ा इस तरह का भी प्रभाव पड़ा हुआ है। तो कह रहे हैं कि हिंदी कहानी का जो काल विभाजन हम देखेंगे तो इसको हम 4-5 भागों में बांट सकते हैं। हिंदी कहानी का प्रथम युग तो 1800 से 1914 तक। इस युग में वो कहानियां हैं जिनको अभी हमने गिनाया है। तो जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो ये वो कहानियां हैं जिनकी पृष्ठभूमि हमारे प्राचीन कहानियों से, प्राचीन परंपराओं से, लोक कलाओं से, इनसे ली गई हैं। इसमें इस कहानी की विकास यात्रा बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। तो इस दृष्टि से कि इस काल में कहानियों का एक तत्व निर्माण, किस तरह की कहानियाँ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ये यद्यपि कोई कहानीकार यह सोच कर नहीं लिखता है, कहानी तत्वों के आधार पर नहीं लिखता, लेकिन समीक्षक जब एक कहानी का समीक्षा करते हैं
तब हम उसमें इन तत्वों को जरूर देखते हैं। तो इस युग के प्रमुख कहानीकार कुछ निम्न रहे हैं। किशोरीलाल गोस्वामी जी, इंदुमती लिखी, माधव प्रसाद मिश्र जी, मन की चंचलता, भगवान दास, प्लेग की चुड़ैल, किशोरीलाल गोस्वामी जी, गुलवदन, गिरजादत्त वाजपेयी जी, पंडित और पंडितानी, रामचंद्र शुक्ल का 11 वर्ष का समय। उसी तरह से बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की दुलाई वाली, जिसको कि कई लोग पहली कहानी मानते हैं, कोई इंदुमती को, कोई दुलाई वाली को। वृंदावन लाल वर्मा की है राखी चंद भाई, जयशंकर प्रसाद की उस समय चंदा, मदन मृणालिनी, रसिया बालम, तानसेन, विश्वंभर नाथ जिन्ना की परदेसी और राधिका रमण मिश्र की कानों में कंगना, उस समय की बहुत ही खूबसूरत और कहानी में एक नवीन तत्वों के आधार पर लिखी हुई कहानी कानों में कंगना है। ऐसे कहानी के इस विकास क्रम के बाद आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तब तक हमारे सामने एक व्यवस्थित कहानी में प्रेमचंद जी का युग आता है, जो 1915 से 1936 तक निर्बाध गति से, जिसे हम मुंशी प्रेमचंद को कहानी सम्राट भी कहते हैं, इन्होंने कहानी लेखन में एक नया मोड़ दे दिया। कहानी में भावनाओं का, भावभूमि का, कथा वस्तु की जितनी विविधता है उतनी कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। तो प्रेमचंद युग में जो है सबसे उत्कृष्ट कहानी का विकास हुआ है। इस युग में कई कहानियां प्रौढ़ रूप में अपने व्यवस्थित समीक्षात्मक अध्ययन के दृष्टि से बहुत ही व्यवस्थित ढंग से आई हैं, और इस समय साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, व्यक्ति की सोच, कुंठा, चूंकि वो समय एक सामाजिक उथल पुथल, एक तरफ स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन के लिए भी संघर्ष चल रहा था, और कई तरह की मनोभाव, मनोवृत्तियां समाज में हावी थीं, तो निसंदेह कहानी की भावभूमि बदल रही थी। एक तरफ उच्च वर्ग था, एक तरफ निम्न वर्ग था, कहीं पर खाने के लाले पड़े हैं, जो कि हमें इनकी कहानियों में पूरा दिखता है। हमें उस तरह का माहौल प्रेमचंद की कहानियों में, कफन कहानी में जो मानो संवेदनहीनता की, इससे अच्छी कोई कहानी आज तक नहीं दिखी मुझे, जिसमें कि पिता और पुत्र, एक प्रसव से पीड़ित जो बहू है वह कराह रही है, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाने पर कफन के नाम पर जो पैसा इकट्ठा करते हैं, और आज भी हमारे समाज में है, लोग मरनी करनी, लोगों की मरने पर एक संवेदना से अगर जाते हैं कहने, तो लोग कि भाई ये मृत्यु हो गई है, ये दुख है, तो व्यक्ति सहानुभूति बस कुछ न कुछ दे ही देता है। तो इसी वृत्ति का फायदा उठाकर बाप बेटे कफन के लिए जो पैसे लेते हैं, उससे बैठकर कैसे खाते हैं, शराब पीते हैं, और वह उनकी संवेदनाएं किस हद तक, तो इसमें कई उन्होंने चित्र उभारे हैं कि गरीबी से बड़ा कोई समाज में अभिशाप नहीं है। गरीबी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा है, मनुष्य की सारी अच्छाइयों को खत्म कर देने वाली वृत्ति है। तो जो इनकी कहानियां हैं, जिसमें कफन कहानी में जो दिखाया गया है, और इनके समय में इनके समकालीन बहुत से कथाकार थे, जिसमें पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था उनकी प्रेमचंद की सौत, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, पूस की रात का पान, ईदगाह, रामलीला, सवा शेर गेहूं, और उसके बाद बहुत सारी इनकी कहानियों का पूरा मानसरोवर खंड में छपी है, और कहानियां एक से बढ़कर एक मानव संवेदनाओं को उकेरने वाली, समाज के हर जगह मानो इनकी दृष्टि समाज के एक खेतीहर से लेकर एक बड़े वर्ग जमींदार तक
पढ़ रही थी, उन्होंने कहानियों के माध्यम से, कथा के माध्यम से समाज की सभी वृत्तियों को दिखाया है। उसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रेमचंद के युग में ही और भी कई कहानीकार हुए, जिसमें सुदर्शन जी की प्रमुख कहानियों में बैजू बाबरा, उसके बाद न्याय मंत्री, अमर जीवन चित्रकार, आपबीती आदि, नाथ कौशिक की कई कहानियां हैं, जिसमें स्मृति, स्वाभिमानी, नमक हलाल, ननकू चौधरी बहुत ही प्रसिद्ध कहानियां हैं। जयशंकर प्रसाद जी जो कि एक नई संवेदना के साथ कहानी में इनका पदार्पण एक नए तेवर के साथ, नए कथ्य और शिल्प के साथ, नई भाषा शैली के साथ नए रूप में होता है। तो जयशंकर प्रसाद ने हिंदी कहानी को बहुत ही समृद्ध किया और उसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कई कहानियाँ दी, जिसमें इनके समकालीन ही चतुरसेन शास्त्री ने नवाब ननकू, ककड़ी की कीमत, कहानी खत्म हो गई जैसी कहानियाँ लिखी। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की कई कहानियाँ हैं जो कि हिंदी कहानी साहित्य में अपना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस युग को प्रेमचंद युग को देखते हैं तो प्रेमचंद युग हिंदी साहित्य को, विशेषकर कहानी कथा साहित्य को अति समृद्ध कर रहा। हमने देखा है प्रेमचंद पर बहुत पीएचडियां हुई हैं, बहुत लोग काम करते हैं। प्रेमचंद जितना पहले पसंद थे सबको, आज भी लोग पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कवि देश काल प्रवृत्तियों के अनुरूप मानव मन की उन भावनाओं को पकड़ता है जो कि समय बीतने के बाद भी नहीं बदलता, तो वो कथा सार्वकालिक है। वो कथा देश काल परिस्थितियों से बहुत ही कभी भी उसका बाधित नहीं होती, और ऐसी कथा ही जो है वह शास्त्रीय कहानियों के श्रेणी में आती हैं, जिसको प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद जैसे हमारे दिग्गज कथाकारों ने उनको समृद्ध किया है। तो ज्योत्सना जी आ गई हैं, सुमन पांडे हैं, सबको सादर अभिनंदन। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देखकर। आज हम चूंकि कहानी की बात कर रहे हैं, तो कहानी साहित्य में, हिंदी साहित्य में तो लोग एक समीक्षा की दृष्टि से पढ़ते हैं, उसका इतिहास देखते हैं, उसकी भाषा शैली देखते हैं, उसके तत्वों को देखते हैं। लेकिन कहानी एक ऐसी विधा है कि बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सबको आकर्षित करती है। हर व्यक्ति कहानी पढ़ने में मगन होता है। कहानी मुझे भी आनंदित करती है, पढ़ने वाली सभी को आनंदित करती है। तो कहानी का संबंध सभी से है, सामान्य जन से है और रिसर्चर से भी है। तो कहानियों पर जब हम चर्चा करते हैं तो निसंदेह हम कहानी के सभी तत्वों की बात करेंगे। 1936 से 1950 तक के समय को हमने आधुनिक काल के रूप में देखा है, और प्रेमचंद युग के जो कहानीकार थे, जिन लोगों ने इसे समृद्ध किया, धीरे धीरे इसी युग में और भी आगे बढ़े। तो ये संबंध धीरे धीरे हमारे आदर्श से हमारे यथार्थ की तरफ बढ़ा, और हमारे रोजमर्रा के दाम्पत्य जीवन की कुंठाएं, विडंबनाएं, घरेलू जो संबंध हैं, पिता पुत्र के संबंध हैं, सामाजिक स्त्रियों के जो दायित्व हैं, अब धीरे धीरे स्त्रियां बाहर जाने लगी थीं, तो उनके जो अनुभव थे, जो बाहरी दुनिया थी, तो कहानी का जो कथा वस्तु था वह विस्तार लेने लगा। और इस समय के कहानीकार में से जैनेन्द्र हैं, जिन्होंने एक रात, बाहुबली, त्रिवेणी इत्यादि लिखी। इसी में अज्ञे जी ने जो कहानियों में योगदान दिया, ये सारी कहानियाँ मनोविज्ञान को, मनोविश्लेषणवाद को,
या ये कहिए कि पाश्चात्य संस्कृति से अधिक प्रभावित हैं। यह समय है जब भारत तमाम देशों से संपर्क हो गया। पाश्चात्य देशों की जो कथाएं थी, लोगों का आना जाना हुआ, मानव मन की गुत्थियां जो थी वह बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्थित हुई। संबंधों में तमाम गिरावट आई। ये सारी चीज़ें हमें दिखने लगी इस युग की कहानियों में। तो जैनेन्द्र जी के बाद ये उसी समकालीन अज्ञे जी ने कुछ ऐसी कहानियाँ लिखी हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और हमें कहानी के उन नए आयामों की ओर ले जाती हैं। यह सोचने पर कि मानव मन के अंतस की उन गुत्थियों को ये उद्घाटित करने का एक प्रयास करते हैं। तो अज्ञे की कहानियों में गैग्रीन, शत्रु, इसी समय यशपाल जी की कई कहानियाँ जिनका पर्दा बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें पर्दा न केवल शौक के लिए है बल्कि पर्दा व्यक्ति के उन तमाम विकृतियों को, सामाजिक चीज़ों को, हमारे समाज के जिन चीज़ों को हम छुपाना चाहते हैं, पर्दा कितना बड़ा काम करता है। एक मनोवैज्ञानिक ढंग से उन्होंने, जैसे शीर्षक है पर्दा, उसके आधार पर बहुत ही सुंदर कहानी लिखी है। महाराजा का इलाज, इला चंद्र जोशी की प्रमुख कहानियों में दुष्कर्मी, डॉक्टर की फीस इत्यादि बहुत ही रोचक हैं। भगवती चरण वर्मा की प्रायश्चित, कुंवर साहब का कुत्ता, विष्णु प्रभाकर जी की टेका आदि कहानियाँ इस युग की कुछ रेखांकित करने लायक हैं। चूँकि कहानियों का जिस तरह कविता का संसार बहुत विस्तृत है, उसी तरह से कहानियाँ बहुत लिखी गई हैं। कहानियों का एक बहुत बड़ा भंडार है। भारतीय साहित्य में, हिंदी साहित्य में कहानियाँ सबसे ज़्यादा लिखी जाती हैं। पहले भी लिखी जाती थी और आज भी लिखी जा रही हैं। और कहानियों में बहुत विविधताएं हैं। इनका सबका हम वर्णन कर पाना असंभव है। लेकिन प्रिय छात्रों, एक कहानियों का एक विश्लेषण करते हुए किसकी कहानियाँ किन मनोवृत्तियों को, किस तरह के कथा वस्तु की पूरक हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं, किस तरह का यह एक संदेश लेकर आई हैं, इनको पूरा हम ध्यान में रखते हुए इनकी हम समीक्षात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह से कहानी का जो विकास क्रम है, कहानी का जो एक ऊपर बढ़ता हुआ ग्राफ है, जहाँ हमने बताया ऋग्वेद के उन कथाओं से होते हुए आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, पुराण, रामायण, ये सब हमारी कथाओं का, लोग कहते हैं कि जो कुछ महाभारत में जो नहीं है वो कहीं नहीं है, दुनिया के किसी कोने में वो कथाएं नहीं है। कथाओं का अकूत भंडार है। और कहानियाँ कैसे निकलती हैं, कैसे जन्म लेती हैं, मनुष्य की जो रोचक प्रवृत्तियाँ हैं, कहने का ढंग है, वह कैसे कहानियों को अपनी भाषा शैली से, कहने के ढंग से उसको रोचक बनाता है। नई कहानी 1950 से 1975 तक का जो समय है, वह नई कहानी में एक नूतनता, जैसे हमारी नई कविता है, अकविता है, उसी तरह से अकहानी, नई कहानी, समकालीन कहानी, इनका भी एक दौर आया। तो नई कहानी का क्या मतलब है? कहानी में नूतनता कैसे आई? कहानी का कथा वस्तु बदला, उसका उद्देश्य बदला, उसके जो हैं पात्रों की वृत्तियां बदली, सोच बदला, सामाजिक दायरों से हमारे तमाम प्रतीकात्मकता, बिंब, सब कुछ हमारी कहानियों में बदल जाते हैं। कहानियों में अब सिर्फ रोचकता नहीं है, राजा रानी नहीं है, हमारा राक्षस और राजकुमारी नहीं है। कहानियों को जोड़ दिया गया है रोजमर्रा के जीवन से, उन व्यथाओं से,
उन कथाओं से, उन सोचों से, जो कि एक ट्रेन का इंतजार करने वाले व्यक्ति के मनोभावों से लेकर एक जो है बाबू, एक चपरासी, एक भूमिहार, एक खेतिहर, एक मजदूरिन, सभी की मनोवृत्तियाँ नए कहानीकार ने उन सब की संवेदनाओं को कहानियों में जोड़ा और नई कहानी जो है, और इसका कारण भी है, जैसा कि हम जानते हैं कि जब जब समाज में कुछ न कुछ घटित होता है, मनुष्य के जीवन में भी वह प्रभावित करता है। जैसे आज इस कोरोना संकट में हमारे सभी लेखकों के सभी कहानियों में जाने अनजाने इस महामारी, इस विष ने पदार्पण कर लिया है। धीरे धीरे उसमें कैसा महसूस हो रहा है, आने वाले समय में जब एक समय होगा तो शायद ये कहानियाँ लोक में रह जाएंगी, ये बताने के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए कि उसमें क्या अनुभूतियाँ हुई, कुछ लोगों ने कैसा महसूस किया, किसके साथ क्या घटनाएं हुई। उन घटनाओं का प्रस्तुतिकरण चाहे जैसे हो, लेकिन वो घटनाएं एक कथा के रूप में, एक संवेदना के रूप में हमारे सामने रहेंगी। यही कारण हमारी नई कहानी के सामने भी है। नई कहानी निसंदेह उस समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। पूरे विश्व के, पूरे मानव की सोच बदल गई थी। एक चिंतन में एक उथल पुथल आया, चिंतन को एक नई दिशा मिली, नए वाद, नए प्रतिवाद, नए सोच, समाज का जो उथल पुथल है, यह कहानीकार को भी व्यथित कर रहा। और वो कहानीकार अब राजा रानी और इन कहानियों में, इन सिंगारिक और वैसी कहानियों में उसे कोई आनंद नहीं रह गया। वह समकालीन, वह नई प्रवृत्तियों से जुड़ जाता है। और कहाँ एक तरफ लोग पृथ्वी से चंद्रमा की यात्रा कर रहे हैं, मनुष्य के दिमाग के आयाम बदल गए, उसके सोच बदल गए। और ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये धीरे 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 जो प्रवृत्तियाँ आईं, तो हमारे कहानी में भी उनका धीरे धीरे पदार्पण होता है। और ये हमारा कहानी यथार्थ का द्वंद्व है, रोटी का द्वंद्व है, बेरोजगारी का द्वंद्व है, यहाँ पर समाज के ऊंच नीच का द्वंद्व है, मध्यम वर्ग पिस रहा है, संस्कृति का दबाव है, परंपराओं का दबाव है। एक तरफ हमारा एक वर्ग है जो इन दबावों को बीच में पिस रहा है, एक वर्ग वो है जो इनको तोड़कर, इस बंधन को तोड़कर ऊपर निकल गया है। वह विदेशों में रह रहा है, वह विदेशी प्रवासी जीवन को महसूस कर रहा, और वह वहाँ से देख रहा कि हमारा भारतीय समाज कहाँ पर है। तो इन लेखकों की लेखनी में वो प्रवासी भी है, इनकी लेखनी में वह हमारा मध्यम वर्ग भी है। और अधिकतर इस समय मध्यम वर्ग की पीड़ा अधिक है। ये वही मध्यम वर्ग है जिसको संस्कृति, सभ्यता, लोक, परंपरा, विचार, सारी चीज़ों को जो पकड़ के चल रहा, ये वही मध्यम वर्ग है जिसके कंधे पर भारतीयता की जिम्मेदारी है। तो कथाएं जो हैं यथार्थ का और आदर्श का एक संगुम्फन हो रही हैं। इन कथाओं में कोरा न तो आदर्शवाद है, न तो यथार्थवाद है, बल्कि एक अंतर्द्वंद है। कहीं पर एक कदम कहानीकार आगे जाता है, फिर वो 2 कदम पीछे हटता है। इस तरह के मना स्थिति में इस समय की सारी कहानियाँ दिखती हैं। एक तरह से संसार के यथार्थ रूपी चट्टानों से उसका मन टकरा रहा, दूसरी तरफ कल्पना का वह चंद्रलोक भी है जहाँ पर वह सैर कर रहा। बहुत ही संतुलन का दौर है, और इस संतुलन के दौर में जिन कथाकारों ने अपनी लेखनी चलाई, वाकई वह बहुत ही प्रणम्य है। और ऐसे कथाकारों ने आज की जितनी कहानियाँ हैं,
आज हमारे जितने प्रतिष्ठित कहानीकार हैं, चाहे वो प्रवासी कहानीकार हों, चाहे हमारे देश के कहानीकार हों, या जितने भी लेखन हो रहे हैं, उनको आधार भूमि, उनको एक भाव भूमि, उनके लिए एक आदर्श इन्हीं कहानीकारों ने दिया। ये कड़ी रहे हैं। आधुनिक कहानी को आधुनिक कहानी बनाने में इनका द्वंद्व ही महत्वपूर्ण रहा, और इन द्वंद्वों के बीच से जो कथाएं जन्म ले रही हैं, तो वह कथाएं एक नए ही युग का सूत्रपात कर रही हैं, एक नए समीक्षा का आधार खोल रही हैं, जिनमें हम जाकर मनोविश्लेषणवाद, व्यक्तिवाद, और जिसमें हम यथार्थवाद, जहाँ पर कि टूट रहा भारतीयता का, इतने दिनों का हमारा पुरातन परंपरा टूट रही, हमारा सामूहिक परिवारवाद टूट रहा, एकांकी जीवन हो रहा, लोग नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, परिवार एकांकी हो रहा, और वहाँ पर कुछ लोग उसमें स्वतंत्रता ढूंढ रहे हैं। तो इन संघर्षों के बीच जो भारतीय जनमानस है, ऐसे समय इन कहानियों का जन्म होता है। तो कई तरह की कथानक विविधता यहाँ पर हमको दिखेगी। तो प्रिय छात्रों, इस आधार पर, इस ढंग से आप कहानियों का समसामयिक प्रवृत्तियों के अनुसार अगर उनका समीक्षा करेंगे, उनको देखेंगे, उन कहानीकारों का एक लिस्ट बनाएंगे कि किन किन कहानीकारों ने किसी एक ही विषय पर अलग अलग ढंग से अपनी लेखनी चलाई है, तो निसंदेह कहानी विधा पर आपकी तैयारी बहुत ही पुख्ता, बहुत मजबूत, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं इसी में। तो कह रहे हैं कि नई कहानीकारों ने, ऐसा नहीं, हर संघर्ष में संघर्ष करने वाला हमको दिखता है कि वह बहुत परेशान, लेकिन कुछ न कुछ परिणाम निकलते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति चरैवेती की है। चरैवेती मधुविंदन, चलना ही जो है वह सत्य है, और चलने पर ही हमें कुछ नया मिलता है। तो वही हमारे साहित्य का भी, हमारी संस्कृति का भी है, और हमारी विधाओं का भी है कि जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम चलते हैं, पुरातनता को त्यागते हैं और नूतनता का आगाज करते हैं, तभी हमको कुछ नया भी मिलता है। तो कह रहे हैं ऐसे कहानीकारों में जो सूक्ष्म कहानी लेखक थे, उसमें औद्योगिकरण, राष्ट्रीयकरण, उनके कथानकों में अंतर्राष्ट्रीय चेतना, भौतिकतावाद, वर्तमान संकट में मनोभावों का सूक्ष्म विश्लेषण भी हुआ है। और नई कहानी के जो थे, उनमें आपको सबसे महत्वपूर्ण हमारे जमीन के कवि फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। उनकी पंचलाइट, संबदिया, मार्कंडे जी की धुरा, 7 बच्चों की माँ, शैलेश मटियानी की प्रेत मुक्ति, पोस्टमैन, कालिकावतार, ईश्वर सिंघल की गिरते को थाम ले साकी, अंगूठी और समय के टुकड़े, प्रेम पूजा आदि, कमलेश्वर की नागमणि, राजा निर्वंशिया आदि कहानियाँ नई कहानी की प्रतिनिधि कहानी कही जा सकती हैं, जिसमें लोक है, अंचल है, और उसके अंदर जो मानव की छोटी सी छोटी मनोवृत्तियां हैं, और जिसको कि आज चर्चा करते हैं हम दलित विमर्श, दलित कहानी, लेकिन इन नए कहानीकारों ने उन छोटे से छोटे लोगों के चित्त वृत्तियों को, मनोवृत्तियों को, उनके भूख को, उनकी कुंठा को, और औद्योगिकरण में टूटते हुए परिवार को, एकाकीपन को, इन सबको जितना सुंदर चित्रित किया है। तो इन कहानियों को आप बड़े ही अच्छे ढंग से इनको वृत्तियों के अनुसार अगर अनुशीलन करते हैं, निसंदेह कहानी विधा पर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी।
नीलिमा जी हैं, मीना पांडे हैं, सबका बहुत बहुत इस व्याख्यान में बहुत बहुत अभिनंदन है। आज की कहानी विधा में आप लोग कुछ कमेंट्स भी दीजिएगा। एक छोटे, चूँकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसीलिए हम जानते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में कहानी, लोग कहते हैं कहते कहते तो कहानी जो बनी हुई है अनंत काल से, इसका कोई अंत नहीं है। कथाओं का अकूत भंडार है। इसको एक छोटी सी समय सीमा में बांधना असंभव है, लेकिन हम आपको एक दिशा निर्देश कर सकते हैं कि इस साहित्य को आप किन किन दृष्टियों से कैसे पढ़कर आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आप एक छात्र हैं, आपको पढ़ना है, आपके सामने हिंदी साहित्य का अथाह भंडार है। कविता से लेकर, कहानी से लेकर, उपन्यास, नाटक, कहानी, लघु कथा, तो इन सारी चीज़ों को कैसे समेटना है, समय की एक सीमा है, तो उसमें आप किस तरह करेंगी, ये आप समझकर अच्छे से तैयारी करेंगी तो निसंदेह आप अपने क्षेत्र में, अपने कार्य में सफल होंगी और सफलता आपको कहीं नहीं छोड़ेगी। सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि किसी चीज़ को समझना और पढ़ना दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब हम और हमारे यहाँ जो शिक्षा पद्धति है, विशेषकर ये जो नई शिक्षा पद्धति है यूजीसी की, जिसमें ये प्रयास किए जा रहा है कि छात्र जो हैं सिर्फ इतिहास उठाकर पढ़ें नहीं, बल्कि समझें उस समय में कैसी प्रवृत्तियाँ थीं, क्या थीं, समय कैसे अपने आप में गुरु होता है, वो कैसे निर्धारित करता है, किस तरह से वो बांधता है और अपने आप समीक्षक उसकी तरफ देखने को मजबूर होता है। क्योंकि समीक्षा के डंडे से हम सारे युग को नहीं हाँक सकते। जब हम पूरा 1000 साल के इतिहास को उठाते हैं, तो अगर हम समकालीन कहानी को प्राचीन ऋग्वेद कालीन पौराणिक डंडे से देखेंगे और उस निकष पर कसेंगे, निसंदेह ये उस रचनाकार, उस रचना सभी के साथ अन्याय है। क्यों? क्योंकि रचना समसामयिक परिस्थितियों का प्रतिफलन है। रचना में तत्कालीन भाषा शैली होती है। रचना में उस समय के कवि की उसकी क्षेत्रीयता होती है। जैसे प्रेमचंद की कहानी में हम जाएंगे तो हमको उनके गांव की, लमही की, वहाँ की झुआ, डुलची, खांची, रोजमर्रा के जीवन के जो उद्बोधन हैं, भौजी, चच्चा, ये सारी मिल जाएंगे। वो हमको अन्य कहानीकारों में नहीं मिलेंगे। इसी तरह से फणीश्वर नाथ रेणु या जो हमारे जिस प्रांत से जुड़े हुए हैं, शैलेश मटियानी जी हैं, जब उन्होंने सभी जो भी उनके उपन्यास हैं, कहानियाँ हैं, तो जिस भाव भूमि की कहानियाँ हैं, भाषा का भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से नई कहानी को हम इसी आधार पर समझेंगे, तब हमारा जो है सोचने का ढंग जब हम विकसित करेंगे, तब हमें कहानियाँ समझ में आएंगी। देखिए, 2 तरह कहानी सभी पढ़ते हैं, हर पाठक को अच्छा लगता है और कहते हैं कि काव्य का जो प्रयोजन है वह है पढ़ते ही हमको आनंद की अनुभूति। हमने कहानी पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा, हम उस कहानी में डूब जाते हैं, उसके सुख दुख में डूब जाते हैं। बेचारे को बड़ा दुख है, बेचारे को बड़ा सुख है, और उन पात्रों के साथ हम तादात्म्य स्थापित करते हैं। लेकिन प्रिय छात्रों, आप चूँकि साहित्य के छात्र हैं, आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, आपको आनंद के साथ उस कहानी की तह तक भी जाना है, उसका विवेचन करना है, उसको देखना है कि इसमें आखिर है क्या, इसमें किस तरह के भाव हैं, क्या उद्देश्य हैं, कैसी भाषा शैली है, क्या चीज़ें इसको आकर्षक बना रही हैं। तो ये अंतर हो जाता है सामान्य ढंग से कथा पढ़ने और उसकी विवेचना या समीक्षा
करने पर। अब दौर आता है नई कविता के बाद समकालीन कहानी का। 1975 से 1990 तक और 95 तक कुछ लोग मानते हैं, जिसमें कि 60 दशक के बाद जो कहानियाँ हुई वह प्रयोग धर्मी कहलाईं। कहानियों में एक प्रयोग जन्यता बढ़ी, कहानियों में एक नया मोड़ आया और समकालीन जो कहानियाँ हैं 1960 के दशक के बाद, और इस समय की कहानी को हम सचेतन कहानी कह सकते हैं, अकहानी, समानांतर कहानी, बहुत सारे अलग अलग नाम दिए गए हैं। और इस कहानियों में आ गया हमारी वो चीज़ें भी आ गईं कहानी में जो कि हम पहले एक औचित्य विमर्श में कहानियों में जहाँ संकेत मात्र थी, लेकिन समकालीन कहानियों में कहानीकारों ने खुल के भाषा शैली का प्रयोग किया है। उन तमाम बदलते हुए त्रिकोणीय प्रेम प्रसंगों का भी चित्रण किया है, पति पत्नी के जीवन के उथल पुथल का भी किया है, पारिवारिक तमाम विडंबनाओं का भी किया है, समाज का भी चित्रण किया, विकृतियों का चित्रण किया। तो कह रहे हैं कि जो समाज में घटित हो रहा उनका भी इन समकालीन कहानियों के दौर में उनमें भी वर्णन आया है। और हिंदी कहानी में इसको हम प्रयोग धर्मिता का युग भी कह सकते हैं। तो 1975 से लेकर आज तक हम जिन कहानियों को, एक लंबी परंपरा है, समकालीन कहानियों पर बहुत काम हो रहे हैं। आजकल एक एक दो दो कथाकारों को लेकर मृदुला गर्ग जी हैं, शिवानी हैं, बहुत सी कहानीकार हैं, कृष्णा सोबती हैं, एक पूरा महिला कथाकारों पर बहुत काम हो रहा है। महिला कथाकार जितना कहानी के क्षेत्र में महिला कहानीकार आईं, वह एक अद्भुत दौर रहा है और अभी भी लिखती जा रही हैं। लेखन के क्षेत्र में कहानी सबसे ही बड़े ही अच्छे विधा के रूप में, बड़े पॉपुलर, बड़े प्रचलित विधा के रूप में हमारी कहानियाँ आगे बढ़ रही हैं। तो कह रहे हैं कि हिंदी कहानियों में प्रयोग धर्मिता जो हुई तो कैसे आई, किस आधार पर आई है? कह रहे हैं इसमें प्रयोग तत्व के आधार पर औत्सुकता बहुत है इन कहानियों में, भाव तत्व है, वस्तु तत्व है, शब्द तत्व है। सभी तरह से इन कहानियों में नए नए प्रयोग हुए हैं और नई और पुरानी कहानियों में इस तरह से बहुत सारे अंतर हैं। इसमें आप इस दृष्टि से भी देख सकती हैं अभी जितना सर्वे करने के बाद कि नई कहानी और पुरानी कहानियों में किन किन जगहों पर समता और विषमता है, क्या क्या उसमें चेंजेज आए हैं, क्या बदलाव आया है, कवि ने या कहानीकारों ने किस रूप में नई कहानियों को देखा है, कैसे वो आदर्शवाद, वो श्रेष्ठ प्रेमचंद कालीन वो श्रेष्ठता हटकर नई कहानियों में अब यथार्थवाद को एज इट इज ऐसे ही रखने में भी कोई उनको हिचकिचाहट नहीं है। प्रयोगवादी कहानियाँ खूब बढ़ रही हैं और अत्याधुनिकवाद, जिनमें जो अत्याधुनिकवाद में जो कहानियाँ हैं, तो जैसा हमने कहा कि समाज जो है वह आईना है। समाज में जो कुछ घटित होता है मानव वृत्तियों को वह सोचने पर मजबूर करता है। तो आधुनिक काल में जो कुछ जिस तरह से भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति वैश्वीकरण के दौर पर जो उपयोगितावाद है, भूमंडलीकरण है और जो हमारा ये वैश्वीकरण है, तो किस तरह से हमारी कहानियों को प्रभावित कर रहा है। आज वृद्धाश्रम की संस्कृति आ गई। जिस देश में बड़े बड़े परिवार होते थे, न जाने कितने लोग ऐसे ही पल जाते थे, वहाँ पर इकलौती संतानें हैं और कैरियर के लिए माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं। तो कितनी कहानियाँ उन संवेदनाओं पर हैं। और उसके बाद आजकल समाज में बढ़ते हुए जो अपसंस्कृतियाँ हैं, जो प्रचलन आ गए हैं, लिव इन रिलेशनशिप है, बाहर लोग नौकरी पेशा वर्ग है,
नौकरी पेशा वर्ग में जो आपसी उनके जो आकर्षण हैं, तमाम उनके जो विभेद हैं, सोच हैं, कुछ मजबूरियां हैं, किस तरह के उनके कुंठाएं हैं, महिलाओं के भी बदलते हुए पुरुषों जैसे तेवर हैं। जिस समाज में महिलाएं घर में रहती थी, घर का काम करती थी, पुरुष कमाता था, आज दोनों कंधे से कंधा मिलाकर कमा रहे हैं। तो महिलाओं में भी जो बदलाव आ रहे हैं और आर्थिक जो संपन्नता आई है, इसका क्या असर हुआ है? तो ये जो समाज में भी असर हुआ है और निसंदेह अर्थ की जो वृत्ति आई है, जो अर्थ का जो शक्ति है, इसने कहानियों को भी एक दिशा दे दी है। कई ऐसी सशक्त महिलाएं जिन्होंने विवाह संस्था का भी विरोध करती दिख जाएंगी। उन्हें जो काम पुरुष करते थे उनको भी करने में उनको कोई संकोच नहीं है। तो कई समानता, स्त्री मुक्ति, स्त्री विमर्श, ये एक दौर है। अब सही है, गलत है, क्या है, ये समीक्षक देखता है। समीक्षाएं होती रहती हैं, बहुत हो रही हैं कि, लेकिन कहानी समाज में प्रवृत्तियां जो हैं वह चलती रहती हैं। तो ये दौर जो है और आज भी चल रही हैं। हमारे यहाँ मालती जोशी जी हैं, मेहरुन्निसा परवेज हैं भोपाल में, ये लोग भी लिख रही हैं। तो इस तरह कहानी का जो पूरा कलेवर है, इसको हम देखते रहेंगे और उसको देखकर उसके उद्भव से लेकर पूरे विकास तक हम कहानी को अच्छी तरह समझेंगे। और कुछ कहानियाँ जो थीं, जैसे उसमें से रानी केतकी की कहानी जो सन 1800 से शुरू हुई, उनसे लेकर जयशंकर प्रसाद की रसिया बालम और राधिका रमण सिंह की कानों में कंगना और पंडित पारसनाथ का सुख की मौत, ये कहानियाँ जो हैं अपने आप में एक अद्भुत कहानियों का समय के अनुसार एक समीक्षा के लिए एक मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो कहानियाँ, ये तो कहानियों पर बात हो गई। अब कहानियों के प्रमुख तत्व क्या होते हैं, कहानियों में क्या होना चाहिए, कैसी भी कहानियाँ हों, तो किसी 5 या 6 तत्व। सबसे पहला प्लॉट, वस्तु, कथा का जो मूल बिंदु, ये तो होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कहानी है, अब कहानी किस तरह की है, वो मनोवैज्ञानिक है, वो ऐतिहासिक है, वो सामाजिक विमर्श पर है, वह हमारे दार्शनिक है, किस सोच पर है, लेकिन कहानी का कथानक बहुत महत्वपूर्ण है। कथानक जितना सशक्त होगा, हमारी कहानी उतनी ही व्यवस्थित गठन से आगे बढ़ते हुए पाठक पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ेगी। दूसरा, कहानी में कथोपकथन और संवाद। कहानी में जो कथोपकथन है, जैसे अभी बताए थे वो कफन, नमक का दरोगा, गुंडा, तो जो कफन का जो कथोपकथन है बाप बेटे का, वह अपने आप में इतना सशक्त है। आजकल तो एक नया प्रचलन चल रहा है कि कहानियों का नाट्य रूपांतरण भी हो रहा, कुछ कहानियों का, और उनके कहानियों के नाट्य रूपांतरण से कितनों पर आप लोगों ने देखा, बहुत सी जो अच्छी कहानियां हैं उस पर फिल्म भी बनी हुई हैं। तो देश काल वातावरण को आधार लेकर हम कहानी का समीक्षा करते हैं, कहानी पर को आगे बढ़ाते हैं। इन्हीं तत्वों के आधार पर हम सभी कहानियों को लेकर चलेंगे। प्रेमचंद की एक कहानी है अलगोज्या, बहुत ही अच्छी कहानी है। उसी तरह से यशपाल की एक कहानी है समय। जब हम उसको समीक्षात्मक दृष्टि से देखेंगे तो ये कहानियाँ एक हमको संदेश छोड़ती हैं। समय के अंतराल में एक हमको, उसी तरह से कमलेश्वर की एक कहानी है जॉर्ज पंचम की नाक, बहुत ही अच्छी कहानी है। और ये कहानियों का जब हम विश्लेषण या
समीक्षा करते हैं। डॉक्टर दामोदर खड़से का बगुले और उसी तरह से और भी कहानियाँ हैं जिनको हम धीरे धीरे समीक्षा करने की प्रवृत्ति डालते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये कहानियाँ जो हैं एक समय के उस समकालीनता को हमारे सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करती हैं। तो प्रिय छात्रों, यह तो हमारी कहानी विधा का हुआ, जिसके उद्भव से लेकर विकास तक कुछ अच्छी अच्छी कहानियों का समीक्षात्मक अध्ययन, कहानियों का एक लिस्ट। और मुझे उम्मीद है कि आप इतना कर लेंगे तो निसंदेह कहानी पर जितने भी प्रश्न आते हैं आप उनको छोड़ेंगे नहीं, अवश्य हल कर लेंगे। उसी तरह से कहानी के साथ साथ आज उभरती हुई एक विधा है लघु कथा। तो हम इस पर भी चर्चा कर लेंगे कि कहानी और लघु कथा में क्या अंतर है, क्या साम्य है, क्या वैषम्य है। दोनों को हम देखकर तो हमारी दृष्टिबोध बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। सविता दुबे जी हैं, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, स्वागत है इस व्याख्यान में। इंदिरा जी हैं, आज अभी चर्चा कहानी पर हो रही थी और कहानी के साथ साथ लघु कथा पर हम थोड़ी सी बात करेंगे, लघु कथा पर, जिससे कि यह स्पष्ट हो जाए कि दोनों में क्या अंतर है। जैसे कि पहले हम नाम से ही देखें, लघु कथा। लघु से हमारे सामने बस एक चीज स्पष्ट होती है, लगता है कहानी का छोटा रूप लघु कथा है, ये लघु कहानी है। लेकिन लघु कहानी और लघु कथा में जमीन आसमान का अंतर है। लघु कथा वो कथा है जो छोटे से मंतव्य को लेकर, एक घटना को लेकर ऐसी प्रस्तुतिकरण जब कथाकार करता है कि वह बिल्कुल सटीक मनुष्य को लगे, यानी कि एक तरह से गागर में सागर भरने की कथा लघु कथा है। तो लघु कथा लघु आकारीय गद्य है, कथात्मक रूप में जीवन के किसी क्षण विशेष के आंतरिक सत्य की वह तीक्ष्ण अभिव्यक्ति है जो पाठक की चेतना को झकझोर दे, वह लघु कथा है। लघु कथा लेखन गहन चिंतन मनन का विषय है। किसी विचार को गहन सूत्र में लपेटकर जब हम उसकी रचना करते हैं तो वह लघु कथा होता है। लघु कथा में एक पंच होता है, यानी कि पंच तत्वों का एक, जिस तरह से क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह बना शरीर, ये शरीर है, उसी तरह से पंच तत्वों का एक अद्भुत समन्वय है लघु कथा, जिसमें छोटी सी घटना है, जिसकी संक्षिप्तता है, सीधा सपाट कथन है, भावों का उद्वेलन है और उसके बाद एक उद्देश्यपूर्ण कथन है जो सीधा पाठक को सोचने पर मजबूर करे। बिना उस पंच के, बिना इसके लघु कथा कहानी बन जाती है, छोटी कहानी हो जाती है। इस तरह से लघु कथा और छोटी कहानी में कई अंतर है। तो संवेदना के शिखर को छूने वाले, मर्म को छूने वाली कथा को हम लघु कथा कह सकते हैं। लघु कथा हमारे जीवन की विसंगतियों से आत्म साक्षात्कार कराता है। लघु कथा वास्तव में मनुष्य के स्वभाव का जो है वह, उसमें जो कम में कहने की वृत्ति होती है, संक्षिप्तीकरण की वृत्ति होती है, वह लघु कथा है। अमिट प्रभाव छोड़ने वाली कथा लघु कथा होती है। करें कविता में जिस तरह से दोहा, सवैया और छंद जितना प्रभावकारी होता है, उसी तरह से हमारे कहानी विधा में, हमारे गद्य विधा में लघु कथा होती है। देखने में आकार में छोटी होती है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वह अमिट होता है।
पहले आपने देखा होगा कि जब पत्रिकाओं में नीचे कहीं जगह बचती थी, एक छोटी सी लघु कथा डाल दी जाती थी, लेकिन आज लघु कथा स्वतंत्र रूप से एक विधा के रूप में आगे बढ़ रही है। पूरे देश में लघु कथा पर बहुत काम हो रहा। लघु कथा के कई पुस्तकें छप रही हैं, लघु कथा पर रिसर्च हो रहा, लघु कथा को एक नए विधा के रूप में, एक स्वतंत्र विधा के रूप में लोग मान्यता दे रहे हैं। तो कह रहे हैं लघु कथा कमान से छूटे तीर अथवा बंदूक से निकले गोली की भांति सीधे अपने लक्ष्य पर वार करती है। यह वार जितना सटीक और सशक्त होगा, लघु कथा उतनी ही मारक और मर्म स्पर्शी बन जाएगी। आधुनिक साहित्यिक पत्रकारिता में ये लघु कथाएं बहुत बड़ा रोल निभा रही हैं, बहुत बड़ा उनकी भूमिका है। ये लघु कथाएं जो हैं प्रेरक हैं, प्रासंगिक हैं, समकालीन हैं। एक तो संक्षिप्त कलेवर होने की वजह से कोई भी कम समय में चलते फिरते उसको पढ़ लेता है, और सिर्फ पढ़ता नहीं है, पाठक पढ़ने के बाद सोचता भी है कि आखिर रचनाकार, लघु कथाकार कहना क्या चाह रहा, कौन सा प्रश्न वो छोड़ रहा। यही लघु कथा की सबसे बड़ी विशेषता है, जिसमें वह लघु कथा की सार्थकता भी है। तो लघु कथा के कई तत्व हैं। लघु कथा भी कहानी के तत्वों की तरह, लघु कथा का जो आयाम है वो बहुत विस्तृत है और अभी होता जा रहा है। अभी लघु कथा को एक आकार, उसका तात्विक विवेचन करने की एक व्यवस्था चल रही है। बहुत से हमारे लघु कथाकारों ने उसके आकार को लेकर, उसके तत्वों को लेकर, उसके प्रकार को लेकर इस पर एक शोध की दृष्टि से पूरा काम चल रहा है, जिससे कि जब हम लघु कथा पढ़ने के साथ साथ जब एक हिंदी साहित्य का शोधार्थी लघु कथा पर काम करने चले तो उसके पास एक आधार हो, एक व्यवस्था हो, समीक्षा के लिए एक व्यवस्थित जगह हो, जिसके आधार पर वह लघु कथाओं पर काम कर सके। तो यह काम भी बड़ी ही तेजी से, गति से चल रहा है और लघु कथाओं में बहुत काम भी हो रहा। तो प्रिय छात्रों, कथा के साथ साथ, कहानी के साथ साथ हम लघु कथा पर भी इस दृष्टियों से सोचेंगे। तो लघु कथा के बहुत तत्व हैं, जैसे उसमें सांकेतिकता है, अंतर्द्वंद है, संप्रेषणीयता है, संक्षिप्तता है, भाव प्रवणता है, सूक्ष्म अभिव्यक्ति है, सद्यानंद है, पाठकीय चिंतन है और यह चिंतन प्रभाव होता है। उपदेशात्मकता भी है लघु कथा में, विशेष क्षण की अभिव्यंजना भी है और भाषिक वैचित्र भी है, घटना की प्रधानता है, संक्षिप्त कथ्य शैली है, प्रतीकात्मकता है और बिंबात्मकता भी है। तो इस तरह से लघु कथा के बहुत सारे तत्व हैं, और भी तत्व हम अभी ढूंढ सकते हैं। इसमें इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है और आज लघु कथा का कलेवर छोटा होते हुए भी लोगों में, हमारे पाठकों में बहुत ही प्रचलित है। लोग बड़े ही मन से लघु कथाएं पढ़ते हैं, उस पर टिप्पणियां करते हैं और लघु कथा का संदर्भ आज बदल रहा है। लघु कथा के लेखक, पाठक दोनों ही बढ़ रहे हैं। लघु कथा का संदर्भ भी बदल रहा, इसकी भावभूमि भी बदल रही और इसके लेखक भी बदल रहे हैं। तो लघु कथाओं का जो है कई है। जैसे उदाहरण के लिए जब हम कुछ लिखते हैं तो कहानी में क्या होता है, एक उद्देश्य होता है, एक उपदेशात्मकता होती है, वह कहानी अपने उद्देश्य तक पहुंचती है। लघु कथा एक प्रश्न छोड़ती है, पाठक को सोचने पर मजबूर करती है और वह यह बताती है कि देखो ये क्या विडंबना है। तो जहाँ पाठक का खुद दिमाग चले, वह पढ़ने के बाद चिंतन करे, मंथन करे, सोचे क्यों, कैसे, क्या। तो ये लघु कथा की खासियत है। अब हम आपके सामने अपनी स्वरचित
सविता दुबे जी हैं, इंदिरा जी हैं। मुझे लगता है आज कहानी और लघु कथाओं में थोड़ी सी नीरसता तो नहीं आ गई, तो हम अपने एक मेरी पुस्तक है तथास्तु, जो लघु कथा संग्रह है, इसमें से हम एक छोटी सी एक लघु कथा आपको के सामने रखेंगे, जिससे आपको लगेगा कि लघु कथाओं में क्या अंतर है। शीर्षक है मुट्ठी भर रोशनी। क्यों री रानू, आज चुप्पी क्यों ओढ़े है? तेरी जबान तो पटर पटर चलती ही रहती है। इतना निशा दीदी के कहते ही रानू फूट फूट कर रोने लगी। क्या बताऊं दीदी, कल मेरे घर वाले ने मुझे मेरी बच्ची को फिर मारा है। मैंने उसे दारू पीने के लिए पैसे नहीं दिए। महीने भर मर मर कर झाड़ू पोछा करके 2000 जो इकट्ठा किए थे बिटिया को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए, मेरी मेहनत की कमाई दीदी वो छीन ले गया। मैं भी अब चुप नहीं रहूँगी, अपने हिस्से की रोशनी लेकर रहूँगी। कौन सा मैं पूरा आसमान मांग रही हूँ, मुट्ठी भर रोशनी ही तो चाहिए। अब समाज परिवार के दबाव में मैं नहीं रहूँगी। कल से हॉस्टल में जा रही हूँ, काम करके बेटी को पढ़ाऊँगी और उसके हिस्से में अंधेरा नहीं आने दूँगी। इतना कहते कहते रानू की मुट्ठी भींच गई। एक दृढ़ निश्चय आंखों में उतर आया। यह थी एक लघु कथा मुट्ठी भर रोशनी। उसी तरह से एक छोटी सी लघु कथा और देखिए। इस तरह से आप तमाम लघु कथाएं हैं पढ़ेंगे, और उन लघु कथाओं की समीक्षा में उनके जो तेवर हैं, उनके जो तमाम प्रकार हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे कि लघु कथाएं कैसे बदलते समय में एक प्रश्न उछाल रही हैं। तो लघु कथा का शीर्षक है जर्जर मकान। रात भर मूसलाधार बारिश होती रही। छत कई जगह से टपक रही थी। दादी यहाँ वहाँ भगोना बाल्टी रख दे रही थी। पानी फैलने नहीं दे रही थी। नींद सभी की आंखों से गायब था। तभी दादाजी ने चाय की फरमाइश कर दी। अरे भाग्यवान, जब जग ही रही हो तो एक कप चाय तो पिला दो। दादी बड़बड़ाने लगी। जीवन भर कभी चैन नहीं लेने दिया। जैसे खाली देखा एक काम में ये आदमी लगा देगा। यह भी कोई समय है चाय पीने का? एक तो बारिश हो रही, दूसरे हवा भी चल रही। दादाजी बोले, अच्छा ठीक है, मत बनाओ। इस जर्जर मकान की तरह तुम भी जर्जर हो गई हो। ये मकान आज 100 साल से 3 पीढ़ी को छत्र छाया दे रहा। सभी लोग पढ़ लिख कर रोजी रोटी के लिए कहीं न कहीं चले गए। कोई इसका मरम्मत नहीं करा रहा। सब चाहते हैं कि यह जर्जर मकान गिर जाए, तब इसे बेचकर पैसे बांट लें। पर दादा दादी इस मकान में जर्जर हालत में भी रहने को मजबूर है। धन्यवाद। ये तो थी हमारी 2 लघु कथाएं। इसी तरह से आप कहानियाँ पढ़िए, उनको समीक्षा कीजिए। और आज मुझे लगता है कि आज कहानी और लघु कथा से आपके मन में दोनों के बीच में जो एक अंतर है, दोनों की जो भावभूमि कैसे है, लघु कथा के क्या तेवर हैं, इस तरह आप पढ़कर समझ सकती हैं और उनकी प्रमुख विशेषताओं को जान सकती हैं। आप लोग मेरे साथ जुड़े आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज के सभी लोगों को बहुत बहुत यहाँ जुड़े लोगों को धन्यवाद। मीना पांडे, बचपन एक्सप्रेस की मैनेजिंग डायरेक्टर को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वो ऐसे ही कार्य करती रहें, ऐसे ही लोग जुड़ते रहें छात्र हितों में। और इस विपरीत परिस्थिति में जाना आना नहीं हो रहा, तो अपने घर बैठे ही लोगों से जुड़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, गुड इवनिंग, धन्यवाद।